जैसे हरियाणा का जाट तो ये हरियाणा में को भाई साहब कि न्यूज आओगे बीजेपी रात रात में मार दें। हरियाणा के जो नेता हैं ये कितना कमाल दिखा पाएंगे यूपी में? यूपी में आप जब रहे हो आपने देखा भी होगा, कांग्रेस की तरफ से तो स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी हुई थी। कई और पार्टियां भी हैं जिनका कभी वर्चस्व हुआ करता था। मान लीजिए INLD की मैं बात कर लूँ, कभी होता था, लेकिन आज के दिन तो उनका हरियाणा में सिस्टम ठीक ठाक नहीं है। तो ये लोग क्या कुछ यूपी में कमाल दिखाने की सोच सकते हैं, या सोच लेना इनको चाहिए, या सोच पाएंगे? देखो सुरेश भाई, आपका सवाल इस प्रकार का है, मैं कुछ बोलूँगा तो हो सकता है कोई विवाद पैदा हो जाए। मैं थोड़ा विवादित आदमी हूँ। आपने हरियाणा के कंटेक्स्ट में जो सवाल पूछा ना, उसमें मैं वेस्टर्न यूपी में घूमा तो उस दौरान में मेरे को एक बात साफ नज़र आई। प्रियंका गांधी के साथ आपको लगातार दीपेंद्र हुड्डा दिखाई दिए, और वहाँ के यूथ में जो पढ़ा लिखा, आज के दिन एक चीज़ होगी, जो नई जनरेशन आई है ना, नई जनरेशन को अपना नेता दूसरी प्रकार से चाहिए होता है। जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश नेता हैं उनको पीछे धकेल रहे हैं यूथ। दीपेंद्र हुड्डा के प्रति वहाँ पे लोगों में चार्म है, यूथ में। एक मतलब मैं कई जगह घूमा तो उन्होंने मतलब कई, पता नहीं वो दूर से देख रहे हैं, मिले हैं कि नहीं मिले हैं, लेकिन उसमें एक चार्म है। जहाँ तक दूसरी बात आपने INLD और ये दूसरे दलों की बात है, देखो अभय सिंह जी भी ठीक काम कर रहे हैं। जैसे हरियाणा के जाटों में तो इस बात का और बहुत लोगों में रोष है कि दुष्यंत ने क्यों सपोर्ट किया बीजेपी को, और उसको धोखा है। और मैं भी कहता हूँ कि धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है। लेकिन उसको वेस्टर्न यूपी का जो जाट है या दूसरा समाज है वो उस कंटेक्स्ट में नहीं देखता, क्योंकि उनके बीच में बीजेपी की इतनी दुश्मनी नहीं है। आज के हालात ये हैं कि वेस्टर्न यूपी में अखिलेश यादव तो क्या, मोदी भी जयंत चौधरी को दरकिनार नहीं कर सकता। सर कह रहे हो कि जाट समाज जयंत चौधरी को नेता मान रहा है, बावजूद उसके इतनी सी थोड़ी सी सीटें देकर अखिलेश ने जयंत चौधरी को राजी कर लिया अपने साथ आने के लिए। ये क्या वजह? ये कमजोरी नहीं? बीजेपी एक तरफ है जहाँ पर उसके साथ में पूरा अमला शमला है, उनके बड़े बड़े नेता हैं, स्टार प्रचारक हैं, ये वो पूरा तामझाम है, पैसे की कोई कमी नहीं है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं, जयंत चौधरी हैं, दोनों अकेले दिखाई देते हैं। कैसे लड़ पाएंगे? देखो इसमें मैं एक बात कहूँगा तो आप भी मेरे को जातिवादी कहोगे। मैं ये कह रहा हूँ कि कितना ही बड़ा राजा हुआ हो, कितना ही बड़े बादशाह हुए हों, उनके जो अश्वमेघ यज्ञ होते थे उनके घोड़ों को जाटों ने रोक दिया था। कभी देश में सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी कांग्रेस, 60 साल से ज़्यादा उन्होंने राज कर लिया। यूपी से ये निकल के आते हैं, इंदिरा गांधी खुद वहाँ से लड़ती थी, प्रियंका, राहुल, सब ये लोग वहीं से इनका बेस रहा है। वो यूपी इनके हाथ से निकल जाता है, लौट के नहीं आता, काफ़ी सालों से निकला ही हुआ है। उसके बावजूद ये कुछ नहीं कर पाते हैं, तो कांग्रेस के इससे बुरे दिन आ सकते हैं। मैं ये मानता हूँ कि प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी में कुछ अच्छे जो है ना वो एक्सपेरिमेंट किए हैं, और कुछ बोल्ड एक्सपेरिमेंट किए हैं। आज इस चुनाव में मैं ज़्यादा कुछ नहीं देखता, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे बीज लगाए हैं वेस्टर्न यूपी की ज़मीन के ऊपर जो हो सकता है अगले चुनाव तक एक पेड़ के रूप में कुछ फल देना शुरू कर दें। मैं आपके पूनम पंडित की बात करूं, मैं एक अच्छे कैंडिडेट के रूप में, जो आज के हालात हैं आपके पास जो बेस्ट अवेलेबल है वहीं तो उतारोगे ना आप। उनकी मजबूरी ये है, सैना सीट उनको दे दी गई, सैना 66 से वो खड़ी हैं, मुझे मालूम, लेकिन वो ठीक है, उनकी छवि निकल के आई थी, किसान नेता के तौर पे भी आई, किसान आंदोलन में वो निकल के आई, लेकिन उनके पास में जो पीछे से जो एक फीड होना चाहिए, कुछ नेता उनको सपोर्ट करें, कुछ और चीज़ों की ज़रूरत होती है इलेक्शन में, आप भी समझते हैं। वो चीज़ क्या पार्टियां प्रोवाइड करवा रही हैं नेताओं को, जो जीत सकते हैं, विनिंग कैपेबिलिटी में वो आ सकती हैं, उनको बशर्ते की चीज़ें उनको प्रोवाइड करवाई जाएँ। आखिरी सवाल, टिकैत फैमिली का रुख क्या? नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। हमारे स्टूडियो में एक बार फिर से खास मेहमान हैं सुखवंत सिंह, राजनीतिक मामलों के जानकार हैं और यूपी पंजाब पर इनकी पूरी पकड़ है। वहाँ क्या चल रहा है और आपको मालूम है, विधानसभा चुनाव वहाँ पे प्रस्तावित हैं और राजनीतिक गतिविधियाँ पूरे उफान पर हैं। आज यूपी के बारे में बात करेंगे। सुखवंत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एक मत पोस्ट पर। और आपसे जानना चाहूँगा, मुलायम सिंह के बेटे हैं अखिलेश, जयंत चौधरी हैं अजीत सिंह के बेटे, अजीत सिंह नहीं रहे दुनिया में, लेकिन जयंत चौधरी का जलवा इस बार फीका नजर आ रहा है। बड़ी वजह क्या समझते हैं? सबसे पहले तो सुरेश भाई आपको नमस्कार, धन्यवाद। आपके सब दर्शकों को भी नमस्कार। अब आप जयंत चौधरी के जलवे को कैसे फीका कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया। मैं बता देता हूं सर, सीधा सीधा। चौधरी चरण सिंह के पोते हैं, वो अजीत सिंह के बेटे हैं। चौधरी चरण सिंह का नाम लेके मुलायम सिंह तैर गए, उनके बेटे अखिलेश तैर गए। पीछे आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आपने ध्यान दिया हो, जयंत चौधरी की और अखिलेश की दोनों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। सबसे पहले अखिलेश यादव ने चौधरी चरण सिंह जी का नाम लिया, वो उनका नाम लेके सीएम की दावेदारी कर रहे हैं। जयंत चौधरी को सर जो लोग जानना चाहिए था, सिर्फ पश्चिमी यूपी में सिमट के रह गए। वहाँ भी उनको सीटें कितनी दी हैं सर, आप ये तो देखिए। इनका गठबंधन हो जाता है अखिलेश के साथ में और सीटें कितनी देते हैं इनको।
देखो सर्वेश भाई, चौधरी चरण सिंह, मैं आपका सिलसिलेवार तरीके से आपको जवाब देता हूँ। चौधरी चरण सिंह इस देश की राजनीति में वो व्यक्तित्व हैं जिनको अखिलेश यादव क्या कोई भी दरकिनार नहीं कर सकता। अखिलेश यादव तो एक बहुत, कैसे दरकिनार करेंगे? और वो मैं मानता हूं इस बात से, मैं वही कह रहा हूं कि वो एक बड़ा कत्था, बड़ा नाम था, वो नाम अभी वो अस्त होता जा रहा है। अब वो जो अखिलेश यादव जो उनका नाम लेते हैं, उनका नाम को कैश करते हैं, वो नाम को जयंत चौधरी क्यों नहीं कैश कर पाते हैं? देखो, चौधरी चरण सिंह का नाम तो कभी भी अस्त नहीं होगा। मैं बताता हूँ आपको। और मुजफ्फरनगर की धरती पर या वेस्टर्न यूपी की धरती पर तो आकर के किसी भी नेता को चौधरी चरण सिंह का नाम लेना पड़ेगा। अब मैं आपके सवाल के दूसरे पार्ट पे आता हूँ जो आपने पूछा है। देखो, बिल्कुल भी ऐसी स्थिति नहीं है। आप जो कह रहे हो वो किन आधार पे कह रहे हो? आज के हालात ये हैं कि वेस्टर्न यूपी में अखिलेश यादव तो क्या, मोदी भी जयंत चौधरी को दरकिनार नहीं कर सकता, उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। उसका मैं ताज़ा तरीन उदाहरण देता हूं आपको। आपने देखा होगा अमित शाह जो एक अपने आप को एक बादशाह की तरह व्यवहार करता था, उसके पैर फटे के नहीं फटे, हरियाणा में कहूँ तो पैर पाटे के नहीं पाटे उसके। और उसने किस तरह गिड़गिड़ाने की जो भाषा में उसने उन लोगों को, अपने चमचों को सामने बैठा करके जो 250 कह रहे थे पहले मीडिया में, सो आए। कुल मिलाकर के ये सब जयंत चौधरी का जलवा है, जिसकी वजह से वेस्टर्न यूपी में जाट और मुस्लिम एकता की तरफ बढ़ा है। इसको मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि हर वो व्यक्ति जो किसानियत के ऊपर डिपेंड करता है, जो अपने पसीने से कमा करके अपना पेट भरता है, वो व्यक्ति एकजुट हुआ है। और वो इसलिए हुआ है कि बीजेपी की जो बेकायदगियां थी, जो इन्होंने कुछ 2-3 लोगों से देश को लुटवा दिया, और किसानों को और जो ग्रामीण अंचल के लोगों को और जो पसीने से मजदूर को, गरीब को, शोषित को, वंचित को, जो उनको मरवाने का जो प्लान बनाया, उसके विरुद्ध उठ खड़े हुए हैं। और क्योंकि चौधरी चरण सिंह, आपने शुरुआत में कहा कि एक बड़ी लिगेसी है जिसका प्रतिनिधित्व जयंत चौधरी जी करते हैं, उनके नेतृत्व में वेस्टर्न यूपी आज एकजुट खड़ा है। अभी आपने कहा कि जाटों की और मुस्लिम जो वर्ग है उनकी दोस्ती का आपने हवाला दिया, तो आपको क्या लगता है कि मुजफ्फरनगर के दंगों को जाटों ने बुला दिया? देखो सर्वेश भाई, मैं एक बात, उससे पहले आपके जवाब देने से पहले एक चीज आप देखो कि देश का गृह मंत्री मुजफ्फरनगर में उस चीज को याद दिलाता है जो एक बुरी चीज है इस देश के इतिहास में। दंगा कोई भी हो, और मुजफ्फरनगर का दंगा तो बहुत बुरी बात थी, उसको याद दिलाता है। साफ बात है कि बीजेपी को उससे बेनिफिट था, इसलिए उसको बार बार याद दिला रहे हैं। अगर लोगों में दंगे का जो है ना उसको बार फिर याद करें तो उसका फायदा बीजेपी को जाएगा। तो इसको क्यों ना ये माने कि उस दंगे को करवाने में भी बीजेपी का हाथ था। जहां तक आपने जाट समाज की बात की है, देखो, जाट समाज एक बहुत बड़े उदार दिल वाला समाज है। वो अन्याय के पक्ष में कभी नहीं जाता, वो ज़्यादा लंबे समय तक बात याद भी नहीं रखते। और क्योंकि आज आवश्यकता इस बात की है कि अगर इन लोगों को जो सत्ता में बैठे हैं, जो उत्तर प्रदेश की सत्ता में बैठे हैं, जो इस देश की सत्ता में बैठे हैं, जो ना केवल जाट को बल्कि गुज्जर को, राजपूत को, अहीर को, जो किसान सैनी को, त्यागी को, जो भी जातियां किसानियत की हैं, जो खेतीहर मजदूर हैं, उन सब को मार डालेंगे। आज आवश्यकता ये नहीं है कि हम किसी चीज़ को, दो भाइयों के बीच में अगर झगड़ा हो भी गया, किसी बात को लेकर तनाजा हो भी गया, उनके आपस में सिर्फ फुटाफुटी हो भी गई, तो क्या उसको ठीक नहीं करना होता क्या? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। दो कम्युनिटी के बीच में अगर कुछ होता है उसको दुरुस्त किया जाना चाहिए, मतभेद उनके सोल्व आउट होने भी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल सर ये है कि क्या जाटों को वो सम्मान मिल रहा है जो यूपी में मिलना चाहिए था, खास करके पश्चिमी यूपी में? निश्चित रूप से। अब जयंत चौधरी जो है ना, वो जो है, मैं नहीं कहता कि वो किसी एक चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है, और किसी नेता को करना भी नहीं चाहिए। वो किसान का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, आपने किसान आंदोलन को लंबे समय तक देखा है कि जाटों से अच्छा स्वाभाविक नेता कोई नहीं हो सकता। निश्चित रूप से जाटों को सम्मान मिल रहा है, और उसका सम्मान का असर आपने दिल्ली में प्रवेश वर्मा की कोठी में इस बादशाह को, जिसका नाम अमित शाह है, जो इस देश में सबसे बड़ा ये तानाशाह की तरह व्यवहार करता था, उसको गिड़गिड़ाते देखा। ये जाटों का जलवा नहीं, और उनकी ताकत नहीं, और उनको सम्मान नहीं मिलना नहीं, तो और क्या है? सर्वेश भाई, एक बात बताओ ना, गिड़गिड़ाते हुए हम सब ने देखा उसको। वो जाटों की एकता थी, और वो एकता थी, आपस में एकजुट हुए हैं। देखो, हरियाणा और पंजाब का जो जाट समाज था, वो तो पहले भी बीजेपी के घोर विरोध में था। इस मुजफ्फरनगर दंगों की वजह से कुछ थोड़ा बहुत प्रभाव बीजेपी का था वहाँ पे, वो प्रभाव अब मिट चुका है। अब जाट समाज एकजुट होकर के पूरे किसान समाज को लीड कर रहा है, और वो हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनके साथ उसकी जो एकता बढ़ी है, इस बात से पैर फटे हैं इनके। आप सर कह रहे हो कि जाट समाज जयंत चौधरी को नेता मान रहा है।
बावजूद उसके इतनी सी थोड़ी सी सीटें देकर अखिलेश ने जयंत चौधरी को राजी कर लिया अपने साथ आने के लिए, ये क्या वजह, ये कमजोरी नहीं है? देखो, इसको आप अपने किसी तरीके से इंटरप्रेट करो। पहली बात तो मैं दोबारा से कहता हूं कि जयंत चौधरी जो है ना पूरे किसानियत के नेता हैं, पूरे गरीब शोषित वंचित के नेता हैं। दूसरी मैं इस बात पे आऊँ, सर नेता सारे ही अपने आप को गरीबों के शोषितों के नेता बताते हैं। मैं दूसरी आपकी दूसरी उस पे आऊँ। देखो, यहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि किसको कितनी सीटें मिली हैं, और उसमें भी सर मैं और ऐड कर दूं, उसमें भी अखिलेश के आदमी को टिकटें मिल रही हैं। वहाँ पे जो रिपोर्ट्स कहती हैं पार्टी जयंत चौधरी की है आरएलडी, और आदमी खड़े हैं अखिलेश यादव के। एक बात बताओ आप कि चुनाव में तो ये देखा जाता है ना, विनेबिलिटी देखी जाती है कि जीत कौन रहा है। अगर हम सिर्फ इस संकुचित, मैं वही तो कह रहा हूँ सर, जलवा खत्म होता जा रहा है। नहीं सर्वेश भाई, इसमें जलवा बढ़ता जा रहा है। जलवा इसलिए बढ़ता जा रहा है कि ये देखा गया है कि सिर्फ जीतेगा कौन उस जगह से, और इसलिए ये जो आप बात कह रहे हो ना कि एक तो ये गठबंधन के ऊपर सारी चीजें, वो बीजेपी के कैंडिडेट कौन आए उसके बाद थोड़ा बहुत बदलाव करना पड़ा, और वो बदलाव हर नेता को करना पड़ता है। इसमें ये नहीं कि जयंत चौधरी ने कुछ चीजें, जयंत चौधरी बोल्ड है, जयंत चौधरी बिल्कुल जो है ना एक अपने उसको क्या बोलते हैं किलर इंस्टिंक्ट और उसका डिटरमाइंड व्यक्ति है। लेकिन क्या है कि मैच के दौरान जब मैच चल रहा हो तो उस मैच में आपको रणनीतिक बदलाव करने पड़ते हैं, और कुछ चीज़ें वापस खींचनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ों को आगे बढ़ाना पड़ता है। वो सब उसी रणनीति का हिस्सा है। और मैं ये कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो जितना बढ़िया टिकट वितरण इस बार हुआ है, और जो रणनीतिक गठबंधन ने और जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने की है ना वेस्टर्न यूपी में, ऐसी रणनीति चौधरी चरण सिंह तो कभी करते थे, क्योंकि वो सोशल इंजीनियरिंग की, सोशल इक्वेशन की बात करते थे। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि इससे बेस्ट टिकट वितरण हो नहीं सकता। इसमें कौन लोगों ने ये बीजेपी की जो आईटी सेल थी, जो बीजेपी के लोग थे, उन्होंने ये कोशिश की, क्योंकि इस इलाके में जयंत चौधरी का जलवा बढ़ा। सामाजिक रूप से जाट, मुस्लिम, गुज्जर, त्यागी, अहीर सब इकट्ठे हुए। जो नीचे जो एक और विशेष बात मैं आपको बताऊं कि बसपा आज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही, और बसपा को साफ, आप एक चीज देखो कि मायावती जी साफ बीजेपी के पाड़े में बैठे हैं। जिस प्रकार से ओवैसी बैठा है, वो उन लोगों के फायदे के लिए काम करते हैं। जो जाटो समाज है, जो बहुजन समाज है, जो बीजेपी का घोर विरोधी है, और जो बीजेपी डॉक्टर BR अम्बेडकर के संविधान को हटा करके अपना अलग तरीके का संविधान लेकर के आना चाहती है, जिसके अंदर राजनाथ सिंह तो बैठे हों कुर्सी के ऊपर, और इस देश के संवैधानिक पद के प्रमुख रामनाथ कोविंद या दूसरे लोग खड़े हों, या मोहन भागवत जी बैठे हों कुर्सी पर, और रामनाथ कोविंद जी जो संवैधानिक प्रमुख है वो खड़े हों। यानी कि संविधान से इतर एक व्यवस्था जो बीजेपी की है, जो संघ की है, जो उनके अपने दिमागों की जो दूषित गंदगी है, उसको इस देश पर लादना चाहते हैं। और उसकी वजह से बहुजनों ने समझा, हर बहुजन एकजुट होकर के बीजेपी को हराने का काम करेंगे। बसपा निरंतर कमजोर हुई है, और बहुजनों ने यह देख लिया कि बसपा, मायावती जी बीजेपी के फायदे के लिए काम कर रही है। एक बहुत बड़ा वर्ग वेस्टर्न यूपी में एक आंधी के रूप में चली है, जिसमें सब लोग इकट्ठा हुए। पिछले दिनों आपने यूपी का दौरा भी किया, मुझे मालूम। बीजेपी एक तरफ है जहाँ पर उसके साथ में पूरा अमला शमला है, उनके बड़े बड़े नेता हैं, स्टार प्रचारक हैं, ये वो पूरा तामझाम है, पैसे की कोई कमी नहीं है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं, जयंत चौधरी हैं, दोनों अकेले दिखाई देते हैं। कैसे लड़ पाएंगे इनसे? देखो, इसमें मैं एक बात कहूँगा तो आप भी मेरे को जातिवादी कहोगे। मैं ये कह रहा हूँ कि कितना ही बड़ा राजा हुआ हो, कितना ही बड़े बादशाह हुए हों, उनके जो अश्वमेघ यज्ञ होते थे, उनके घोड़ों को जाटों ने रोक दिया था। उनके पास धन बल है, उनके पास छल बल है, उनके पास षड्यंत्र करने की ताकत है, उनके पास सारी चीजें हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं दूसरे पक्ष में जाट खड़े हैं, और वो लोग किसी भी शक्ति को आप इतिहास में देखोगे, उन्होंने महमूद गजनवी को रोक दिया, उन्होंने कितने बड़े बड़े आक्रांताओं को रोका। बीजेपी के लोग तो सिर्फ षड्यंत्र करना जानते हैं। वेस्टर्न यूपी में सर्वेश भाई मैं घूमा हूं, और सर वेस्टर्न यूपी तक तो ठीक है, लेकिन जाटों की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है कि पूरी यूपी में आप जैसे जलवा आपने बताया कि वो रोक दिया, रोक देंगे, वो पूरी यूपी में कर पाए। देखो, उधर हमारे यादव भाई रोकेंगे, कहीं पे हमारे राजपूत भाई रोकेंगे, वो यादव भी एकजुट हो चुका है, पूरा किसान समाज रोकेगा। और वेस्टर्न यूपी की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं वेस्टर्न यूपी के घूम करके मैंने धरातल पर देखा है, जो गुज्जर समाज है, जो वेस्टर्न यूपी में बड़ी तादाद में है, वो आज एकजुट होकर के जयंत चौधरी के साथ खड़ा है। अवतार भड़ाना जी के चुनाव को मैंने देखा, पिछले 3-4 दिन से मैं जेवर में था। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इस बीजेपी की, मैं आपको एक बात बताऊं कि जेवर विधानसभा में जो जेवर एयरपोर्ट बना है, उसके ऊपर ये आरोप वहां के लोग लगाते हैं कि जो विधायक जी थे, जो राजपूत समाज से हैं, उन्होंने वहां पे पैसा खाकर मुआवजा लोगों तक नहीं पहुंचने दिया। ग्रेटर नोएडा में जो कंपनियां हैं, वहां लोकल युवाओं को रोजगार नहीं देती,
इस प्रकार की चीज़ों को जयंत चौधरी जी ने समझा और उन्होंने सब सारी चीज़ों को उठाया है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी सिर्फ पूंजीपति लोगों को बचाती है। जिस प्रकार से सेंटर की गवर्नमेंट ने 2-3 लोगों को से देश लुटवा दिया, छोटे बादशाह ने जो योगी जी हैं उन्होंने दूसरे लोग हैं उनसे लुटवा रहे हैं, वो पोलराइज कर रहे हैं सारी चीज़ों को। इन सब सारी बातों को एक आम आदमी ने समझा है, किसान ने समझा है मूल रूप से, और ये देश में जो किसान आंदोलन चला इससे बहुत बड़ी ऊर्जा वहाँ के लोगों में आई। बीजेपी का जो हिंदुत्व का एजेंडा आप कहें या उसकी बात कहें, स्लोगन्स कहें, जो भी कहें, आपको क्या लगता है ये कितना प्रभावी रहेगा? और जो आपके जो मुद्दे हैं या आपका जो गठबंधन है अखिलेश का और जयंत चौधरी का, इस पर ये मुद्दा भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल भी भारी नहीं पड़ेगा और नहीं पड़ता नजर आ रहा, क्योंकि किसानियत की बात चल पड़ी। देखो, सबसे बड़ा धर्म पेट है, वो कर्म है, किसानियत एक कर्म है, और कर्म के आधार पे बात चल पड़ी, धर्म के आधार पे नहीं। ये जो हिंदुत्व की आपने बात की, मैं किसी चीज़ के विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन आप एक चीज़ बताओ कि क्या सिर्फ एक विचारधारा को बढ़ाने के लिए और जो लोग हैं उनको मार डालोगे आप? उनके पसीने की मेहनत उनको नहीं मिलेगी, उनका खून बहा दोगे, उनके खेतों को छीन लोगे, या पूंजीपतियों से देश को लुटवा दोगे? ये आज के दिन धर्म मुद्दा नहीं है, आज के दिन पेट का मुद्दा है। बीजेपी तो याद करा रही है, बीजेपी के नेता जब चुनाव प्रचार में जाते हैं तो याद कराते हैं अखिलेश की जो सरकार थी, जो मुजफ्फरनगर के जो दंगे थे उनको याद कराते हैं। उस वक्त उनकी सरकार थी और आजम साहब क्या कहते थे, वो उस वक्त ये चीज़ें सब याद करते हैं, वो याद करवा रहे हैं। देखो सर्वेश भाई, याद करवा रहे हैं वो, हो सकता है अखिलेश यादव से उस वक्त कोई गलती हुई हो, मैं उस बात पे नहीं जाना चाहता कोई, क्योंकि सरकार से किसी भी चीज़ को टैकल करने में, मुजफ्फरनगर दंगे में उस वक्त अखिलेश की सरकार थी, उससे कोई गलती हुई हो, लेकिन मैं दोबारा ये बात कह रहा हूँ कि एक ऐसा दर्द जिसे हमें नहीं याद करना चाहिए और उसको हमें जितने जल्दी से जल्दी भूल जाना चाहिए। वो मुजफ्फरनगर दंगा बदकिस्मती थी, कुछ लोगों की साजिश का परिणाम थी, उसमें गलती अखिलेश यादव की रही। मैं तो बीजेपी की साजिश मानता हूं उसको, हो सकता है उसको टैकल करने में अखिलेश यादव की भी गलती रही हो, क्योंकि हमारे बहुत जाट भाई इस बात के ऊपर कहते हैं कि भाई उससे इस बात पे हैं। लेकिन क्या है कि मैं कह रहा हूं कि परिवार में सगे माँ बाप के भाई हैं, उनके बीच में अगर कोई गलती से कोई चीज़ पैदा हुई तो क्या वो कंटिन्यू करे? क्या समाज में वो चीज़ आगे चले क्या? और देश कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश का गृह मंत्री, जिसको चाहिए कि इस देश में शांतपूर्ण माहौल रहे, सौहार्दपूर्ण माहौल रहे, सब वर्गों के बीच में आपस में एकता रहे, समानता रहे, उनके बीच में प्रेम रहे, वो उसको तोड़ता फिर रहा है। सुरेश भाई, इससे बड़ी बात क्या होगी? और ये तो चुनाव आयोग कहीं पे नहीं है, नहीं तो चुनाव आयोग को चाहिए कि इस प्रकार का बयान गृह मंत्री जी दे रहा है और साफ कह रहा है, प्रोवोकेट कर रहा है लोगों को कि आप अगर हमें वोट नहीं दोगे तो इस प्रकार से मुजफ्फरनगर जल पड़ेगा। आप ये सारी चीज उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है। ये साजिशी लोग कुछ भी कर लें और किसी का भी नाम ले दें और कुछ भी कर लें, ऐसा कुछ नहीं होगा वहां पे, क्योंकि लोग समझ चुके। उनके एक बात बताओ, वो अपने पेट के लिए काम करेंगे कि इन लोगों की दूषित भावनाओं के लिए काम करेंगे, इनकी दूषित विचारधारा के लिए काम करेंगे। कांग्रेस को आप कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस की स्थिति कैसी देखती है वो? देखो सर्वेश भाई, कांग्रेस की स्थिति वेस्टर्न यूपी में एक ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश वेस्टर्न यूपी में कुछ अच्छे जो है ना वो एक्सपेरिमेंट किए हैं और कुछ बोल्ड एक्सपेरिमेंट किए हैं। आज इस चुनाव में मैं ज़्यादा कुछ नहीं देखता, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे बीज लगाए हैं वेस्टर्न यूपी की ज़मीन के ऊपर जो हो सकता है अगले चुनाव तक एक पेड़ के रूप में कुछ फल देना शुरू कर दें। मैं आज इस चुनाव में कुछ नहीं देखता ज़्यादा, मैं कोई ये नहीं कह सकता आपको कि कोई अच्छी स्थिति कांग्रेस की रहेगी, लेकिन निश्चित रूप से प्रियंका गांधी जी का जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके, जो ग्राउंड की रिपोर्ट करके, जो आगे जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, कुछ लोगों को मैदान में उतारा है या आइडियोलॉजिकल कुछ मुद्दों को उठाया। क्योंकि कभी देश में सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी कांग्रेस, 60 साल से ज़्यादा उन्होंने राज कर लिया। यूपी से ये निकल के आते हैं, इंदिरा गांधी खुद वहाँ से लड़ती थी, प्रियंका, राहुल, सब ये लोग वहीं से इनका बेस रहा है। वो यूपी इनके हाथ से निकल जाता है और लौट के नहीं आता, और काफ़ी सालों से निकला ही हुआ है, उसके बावजूद ये कुछ नहीं कर पाते हैं। तो कांग्रेस के इससे बुरे दिन आ सकते हैं? देखो, ये तो आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि बुरे दिन हैं, लेकिन कांग्रेस के तो आज से बुरे दिन कांग्रेस के कई दिन से हैं। मैं अब ये कह रहा हूँ कि इस चुनाव में जो प्रियंका गांधी ने एक्सपेरिमेंट वेस्टर्न यूपी की ज़मीन पे किया है या कुछ लोगों को उतारा है, जो मेरी नॉलेज में है,
मैं आपके पूनम पंडित की बात करूं, मैं एक अच्छे कैंडिडेट के रूप में जो आज के हालात हैं आपके पास जो बेस्ट अवेलेबल है वहीं तो उतारोगे ना आप। नहीं, उनकी मजबूरी ये है, सैना सीट उनको दे दी गई, सैना 66 से वो खड़ी हैं मुझे मालूम, लेकिन वो ठीक है, उनकी छवि निकल के आई थी, किसान नेता के तौर पे भी आई, किसान आंदोलन में वो निकल के आई, लेकिन उनके पास में जो पीछे से जो एक फीड होना चाहिए, कुछ नेता उनको सपोर्ट करें, कुछ और चीज़ों की ज़रूरत होती है इलेक्शन में, आप भी समझते हैं। वो चीज़ क्या पार्टियां प्रोवाइड करवा रही हैं नेताओं को, जो जीत सकते हैं, विनिंग कैपेबिलिटी में वो आ सकती हैं, उनको बशर्ते की चीज़ें उनको प्रोवाइड करवाई जाएँ? देखो, प्रोवाइड करवा रही है कि नहीं करवा रही वो तो पूनम पंडित जी बेहतर बता सकती हैं, लेकिन मैं उनके बारे में एक चीज़ कह सकता हूँ कि एक कैंडिडेट में क्या है कि एक एक्सप्रेशन होना चाहिए, एक चीज़ लोगों तक जानी चाहिए, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना राजनीति में और इलेक्शन में एक कला है, वो पूनम पंडित जी में है। अब प्रियंका गांधी जी करवा रही हैं कि नहीं करवा रही हैं वो तो वो देखकर करवाना चाहिए भी, और क्योंकि वो ज़्यादा आपने जो बताया कि वो नेटवर्क या सेट जो पीछे का जो बैकअप है वो नहीं मिल रहा, तो उसकी एक वजह ये है कि वो अचानक से आई, उनको टिकट मिली। अगर पहले से राजनीति उसमें होती, पार्टी में होती, तो कुछ उनकी जानकारियां होती, वो एक वजह ये भी हो सकती है। हालांकि मैं ये समझता हूं कि जो इस प्रकार के जो आम लोग हैं जैसे पूनम पंडित जी हैं और राजनीति में उनको एक ब्रेक थ्रू मिला है, उसके बेस पे इन नेताओं को जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश हैं, जो बड़े बड़े दल बनाए बैठे हैं, उनको इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। आखिरी बात ये है सर, हरियाणा के जो नेता हैं ये कितना कमाल दिखा पाएंगे यूपी में? यूपी में आप जब रहे हो, आपने देखा भी होगा, कांग्रेस की तरफ से तो स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी हुई थी, कई और पार्टियां भी हैं जिनका कभी वर्चस्व हुआ करता था, मान लीजिए INLD की मैं बात कर लूँ, कभी होता था, लेकिन आज के दिन तो उनका हरियाणा में सिस्टम ठीक ठाक नहीं है। तो ये लोग क्या कुछ यूपी में कमाल दिखाने की सोच सकते हैं, या सोच लेना इनको चाहिए, या सोच पाएंगे? देखो सर्वेश भाई, आपका सवाल इस प्रकार का है, मैं कुछ बोलूँगा तो हो सकता है कोई विवाद पैदा हो जाए। मैं थोड़ा विवादित आदमी हूँ। आपने हरियाणा के कंटेक्स्ट में जो सवाल पूछा ना, उसमें मैं वेस्टर्न यूपी में घूमा तो उस दौरान में मेरे को एक बात साफ नज़र आई, प्रियंका गांधी के साथ आपको लगातार दीपेंद्र हुड्डा दिखाई दिए, और वहाँ के यूथ में जो पढ़ा लिखा, आज के दिन एक चीज़ होगी, जो नई जनरेशन आई है ना, नई जनरेशन को अपना नेता दूसरी प्रकार से चाहिए होता है। जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश नेता हैं उनको पीछे धकेल रहे हैं यूथ। दीपेंद्र हुड्डा के प्रति वहाँ पे लोगों में चार्म है, यूथ में एक, मतलब मैं कई जगह घूमा तो उन्होंने, मतलब कई, पता नहीं वो दूर से देख रहे हैं, मिले हैं कि नहीं मिले हैं, लेकिन उसमें एक चार्म है। जहाँ तक दूसरी बात आपने INLD और ये दूसरे दलों की बात है, देखो अभय सिंह जी भी ठीक काम कर रहे हैं, और दुष्यंत के प्रति भी युवाओं में बेशक एक चीज़ और मैं साफ कहना चाहूँ कि हरियाणा के जाटों की स्थिति अलग है, और वेस्टर्न यूपी का जाट, जैसे हरियाणा का जाट तो ये हरियाणा में कहो भाई साहब कि न्यूज़ आओ कि बीजेपी रात रात में मार दें, ये भावना है। वो तो बीजेपी से बड़ी भारी दुश्मनी है। बीजेपी अगर कोई व्यक्ति होती, एक व्यक्ति होती, और तो उसका तो अब तक कर दिया होता काम इन्होंने। लेकिन वेस्टर्न यूपी का जो है ना, वो प्रो, आप दुष्यंत के बारे में कुछ बता रहे थे, बीच में रहे। मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि प्रो, जैसे हरियाणा के जाटों में तो इस बात का और बहुत लोगों में रोष है कि दुष्यंत ने क्यों सपोर्ट किया बीजेपी को, और उसको धोखा है, और मैं भी कहता हूँ कि धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है। लेकिन उसको वेस्टर्न यूपी का जो जाट है या दूसरा समाज है वो उस कंटेक्स्ट में नहीं देखता, क्योंकि उनके बीच में बीजेपी की इतनी दुश्मनी नहीं है। अब इस चुनाव में दुश्मनी बढ़ती जा रही है, और 10 तारीख आते आते वो बढ़ चुकी है, वो बढ़ जाएगी। लेकिन क्योंकि वो पहले 2-2.5 साल पहले की बात है दुष्यंत की, तो इस प्रकार से वो नहीं है। एक लिबरल व्यू है दुष्यंत के प्रति। हरियाणा में जो एक बहुत हार्ड व्यू है उसके प्रति, और उसको धोखा मानते हैं, उत्तर प्रदेश में उसको इतना हार्ड नहीं माना जाता। वो लोग थोड़े लिबरल व्यू इसके प्रति रखते हैं। भाई ठीक है, वो एक गलत बात है कि आप चुनाव से पहले कह रहे थे। हरियाणा का जो व्यक्ति है वो तो इस बात के ऊपर ये मानता है कि दुष्यंत ने धोखा किया। खुद मैं भी मानता हूं कि इससे बड़ा धोखा हो नहीं सकता। और हरियाणा के व्यक्ति उसको अपने इस जन्म में नहीं, जब मरेगा तो अपने बेटों को और पोतों को बता करके मरेगा कि भाई दुष्यंत ने किस प्रकार से हमारे साथ धोखा किया। हरियाणा की तो स्थिति है। लेकिन उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा लिबरल व्यू है, और जो पढ़ा लिखा युवा है जो बाहर निकलता है उसको वो क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हरियाणा के बनिस्पत उत्तर प्रदेश के युवाओं में थोड़ा सा दुष्यंत के प्रति लिबरल व्यू है। आखिरी सवाल, टिकैत फैमिली का रुख क्या? देखो, टिकैत साहब का जो रुख है आज के दिन वो साफ है। वो दोनों ही आगे सर, नरेश टिकैत भी आगे, राकेश टिकैत भी आगे। मैं दोनों की बात करता हूँ। अब उनके वो भी एक पार्ट हैं, खाप नेता हैं, सम्मानित खाप नेता हैं नरेश टिकैत जी। राकेश टिकैत जी बहुत बड़े नेता हैं, सब जैन चौधरी के साथ लगे पड़े हैं, ये व्यू ये है।
वो तन मन धन से जयंत चौधरी जी के साथ हैं। आज की स्थिति ये है मेरे भाई। मैं पहले राकेश टिकैत का क्रिटिक रहा हूं, मैंने आपको भी इंटरव्यू दिया है, लेकिन आज की स्थिति ये है कि राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, पूरा मुजफ्फरनगर, आप मुजफ्फरनगर से शुरू हो जाओ, अपने हरियाणा के शामली से शुरू हो जाओ, शामली, कैराना, मुजफ्फरनगर, जो ये प्रभाव क्षेत्र है, जो सिसोली जो एक बड़ा किसानों का केंद्र रहा है और टिकैत परिवार का नेटिव विलेज भी है, वहाँ सब जयंत चौधरी। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ बचा ही नहीं किसी के लिए कोई ऑप्शन, कोई और चीज़ है। और वो क्या है कि एक चीज़ और जो विशेष महत्वपूर्ण ये है कि मुस्लिम समाज जो है ना, मुस्लिम समाज में, और ये जाटों और मुस्लिम के बीच में जो एक सारी मुजफ्फरनगर के दंगे को भूले जाने की बात है ना, उसमें आपने एक इंग्रेडिएंट को देखना पड़ेगा। इंग्रेडिएंट ये है कि मुस्लिमों में भी जो जाट मुस्लिम हैं वो उस समाज को लीड करते हैं इस पूरे इलाके में, यानी कि मुस्लिमों के लीडर जाट मुस्लिम हैं। अब जाट तो जाट है सुरेश भाई, वो हिंदू हो सकता है, वो मुस्लिम हो सकता है, वो सिख हो सकता है, वो ईसाई हो सकता है, और हो सकता है वो नास्तिक भी हो, किसी धर्म को भी ना मानता हो, वो खून एक है। और उसमें अब उबाल आया हुआ है। और जयंत चौधरी को मैं ये कह रहा हूं कि वो पूरे चौधरी अजीत सिंह, चौधरी शरण सिंह के बराबर का प्रदर्शन वेस्टर्न यूपी में होगा। ये मैं आपको ग्राउंड के आधार पर, क्योंकि वो सब उबाल आ गया। और उसके साथ क्या है, सबसे बड़ी बात यह है, मैं अवतार बडाना के चुनाव में वहाँ पे जेवर था, 20 गांव हैं जाटों के, वो उसको अपना भाई मानते हैं। एक जो इक्वेशन बनी है कि किसानियत के रूप में, गांव ग्रामीण के रूप में जो एक बन की जाट के गुजर की बड़ी ज़बरदस्त इक्वेशन बनी है वहाँ पे, वो कह रहे हैं कि भाई इसको ये जीत गया तो हमारी बेइज्जती है। तो इस प्रकार की इक्वेशन जो है ना वो बन चुकी है पूरे वेस्ट में। कुल मिला के इक्वेशंस का खेल है। और आप कमेंट करके बताएं कि यूपी में आपको क्या लगता है कि इक्वेशंस क्या कह रही हैं। जैसे कि सुखवंत सिंह कह रहे थे कि जाट और मुसलमानों का इक्वेशन बन रही है, उनका प्रेम बढ़ रहा है, प्यार बढ़ रहा है। इसका क्या नतीजा होगा, ये है कि नहीं है, धरातल पे सच्चाई कितनी है, ये नतीजे बताएंगे। लेकिन इक्वेशंस क्या हैं यूपी चुनाव में, ये आप खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहें एकमत पोस्ट। नमस्कार।